नमस्ते अंकित जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया मैम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार प्रिया जी। जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्ते सेठी सर। तो हम देख रहे हैं बाजार फिर से गिर रहा है। काफी दिनों से गिरावट देख रहे हैं हम बाजार में। आज जो क्लोजिंग है वो इस तरह हुई है। निफ्टी 156 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 24,680, एंड सेंसेक्स 572 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 80,891। एक्टिव स्टॉक्स कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स: श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, HUL, SBI Life Insurance, and Cipla. Top five losers for today: Kotak Mahindra, Bajaj Finance, Wipro, IndusInd Bank and Bharti Airtel। आज फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फार्मा के अलावा बाकी सेक्टर्स जो है वो रेड में नजर आए। खास करके रियल्टी जो है 4% नीचे रहा। मीडिया इंडेक्स भी 3% नीचे रहा। मेटल, टेलीकॉम, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक इंडाइसेस, ये सारे 1 to 1.5% नीचे नजर आए। तो अंकित जी, क्या आपको लगता है कि मार्केट बेरिश हो रहा है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेरिश बेरिश होते जा रहा है। लास्ट वीक जब हम्म। हमने बात करी थी जी। तब यही बात करी थी कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है। और हम्म। जिस तरह से डेटा है, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं ना जी। कहीं थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। हम्म। एक टॉप लगा, जिस तरह से 21,000 के बाद में एक टॉप लगाया था तो हम्म। वापस 24,000, 25,000, 26,000 के आसपास गया था। अब हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी। हम्म। लास्ट के 2 to 3 डेज बचे हुए हैं, जो सेशंस बचा हुआ है, आखिरी के 3 दिन और। तो हम्म। 3 दिन के अंदर अगर ये गिरावट जारी रहती है और ये सेम कंडीशन पे ही अगर फ्लैट बंद होता है तो मुझे हम्म। लगता है कि नेक्स्ट जुलाई अगस्त मंथ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने लगातार चल सकती है। तो ये वाली दिवाली जो होने वाली है वो बहुत अच्छी नहीं होने वाली है एज पर हम्म। इक्विटी मार्केट। जी। जहां तक है स्लगिशनेस रहेगी और दबाव मार्केट में देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में हमें वापस से एक बार 21,000 से 20,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हम्म। कोशिश करें कि थोड़ा सा जो भी पोर्टफोलियो है उसको सेव करने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। अ, अंकित जी, आपको लगता है कि हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं? डू यू थिंक सो? रिसेशन की तरफ जा रहे हैं ये कहना बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दबाजी होगी। हम्म। लेकिन हाँ, जिस तरह से डेटा निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं है, बोल सकते हैं कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितना भी अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो ना एफआईआईज है ना एफआईआईज है। एंट्री एफआईआईज की नहीं हो रही है। जो भी जितना भी परचेसिंग हो रही है सिर्फ डीआईएस की तरफ से है। तो हम्म। डीआईएस कब तक कितना माल खरीदेंगे? अगर आप और हम लगातार माल खरीदे जा रहे हैं तो हम्म। एक मार्केट स्ट्रेंथ बनाया हुआ था, लेकिन वो भी स्ट्रेंथ कब तक बनी रहेगी? तो कहीं ना कहीं प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है। तो एफआईआईज जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। हम्म। सेकंड रीजन है जो ग्लोबल टैरिफ टेंशन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हम्म। जब हम पहले भी बात करी थी तो टैरिफ मैंने कहा था कि एक दिन की चीज नहीं है जो खत्म हो जाएगी। ये हम्म। लंबी चलेगी और हो सकता है कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर और चले। तो जितना लंबा ये चलेगा उतना ज्यादा कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा। जी। तीसरी चीज है फेड का इंटरेस्ट रेट। फेड ने इंटरेस्ट रेट अभी तक घटाया नहीं है। हम्म। 30 तारीख को फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। हम्म। एक्सपेक्टेशन पूरी है कि नहीं घटाया जाएगा। और अगर नहीं घटाया जाएगा तो कब घटाने की बात होगी उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये दबाव और बढ़ सकता है। हम्म। बाकी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मैं डेटा देख रहा हूँ यूके की तरफ से, तो यूके में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। हम्म। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, लेकिन अभी भी जो पुराना इंटरेस्ट रेट है उससे काफी हाई चल रहा है। हम्म। डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में है। हम्म। इंडिया की बात करें तो इंडिया की इस समय जो सिचुएशन है वो नल एंड वाइड वाली कंडीशन है, क्योंकि कहीं पे भी अगर जो तूल वाली चीज है वो नहीं मिल रही है। हम्म। जितना एक्सपोर्ट है डिमांड से सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक जो 9 तारीख को होने वाला था, आज 28 तारीख हो गई है, अभी हम्म। तक कुछ भी मार्केट के अंदर क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। जी। जापान जापान ऑलरेडी कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, एजिंग प्रॉब्लम है वहां पे, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है। हम्म। स्लगिश वहां पे जो डिमांड है वो स्लगिश होती जा रही है। इंडिया एक चाइना और चाइना एक ऐसी कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन पिछले काफी टाइम से अगर हम देखें कोरोना के बाद से ही चाइना के अंदर अभी तक रिवाइवल हमको देखने को नहीं मिला है। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये जो मार्केट है स्लगिशनेस की तरफ जा रहा है। हम्म। कितना लंबा और दिखना है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर को इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। जी। अंकित जी, आगे और बात करते हैं रिसेशन के बारे में। पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं। जी। कॉरपोरेट चक्रव्यूह और रणनीतिक फेरबदल। तिलकंदर इंडस्ट्रीज ने 4,150 रुपए करोड़ में इंपीरियल ब्लू ब्रांड को परनो रिकार्ड से अधिग्रहित किया है।
यह कदम प्रीमियम शराब बाजार में एक साहसिक एंट्री मानी जा रही है, जिससे भारत का मिड सेगमेंट अल्कोहल बाजार फिर से परिभाषित हो सकता है। एंजल वन ने सिंगापुर की लिववेल के साथ संयुक्त उद्यम किया है, जिससे वह जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह एक फिनटेक आधारित बीमा मॉडल होगा, जो डिजिटल मूलभूत उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अडानी ग्रुप ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स को अधिग्रहित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति मांगी है। अगर मंजूरी मिली, तो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन उद्योग में यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कानूनी कार्रवाई और निगरानी का शिकंजा। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 स्थानों पर छापेमारी की है, जो 3,000 करोड़ के यस बैंक घोटाले से संबंधित है। यह जांच बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी मानी जा रही है। मिंत्रा पर फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 1,654 करोड़ के एफडीआई नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने बहुब्रांड रिटेल को थोक व्यापार के रूप में दिखाया। चंदा कोचर वीडियोकॉन प्रकरण में न्यायाधिकरण ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को सही ठहराया है, जिसमें क्विड प्रो क्वो यानी लेनदेन की शर्तों का जिक्र है। तिमाही नतीजे और वित्तीय रुझान। इन्फोसिस ने FY26 की पहली तिमाही में 8.7% लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो 6,921 करोड़ रहा। हालांकि वेतन वृद्धि के चलते मार्जिन दबाव बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने 15.9% नेट प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, जिसके बाद शेयरों में 2.5% से अधिक की तेजी आई। एचडीएफसी बैंक ने पहली बार बोनस शेयर 1:1 अनुपात जारी करने की घोषणा की है, साथ ही मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं। महिंद्रा फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 529 करोड़ पहुंचा है, जिसमें विविधीकरण और स्थिर क्रेडिट लागत का योगदान रहा। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी, रिसेशन के बारे में और बात करें तो हम अगर यूएस को देखें, तो यूएस जो है थोड़ा सा हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा है, लेकिन जॉब मार्केट जो है, लेबर मार्केट वो स्ट्रांग है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लो है वहाँ पे। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। और जेपी मॉर्गन का जो रिसर्च है उसके मुताबिक भी ग्लोबल रिसेशन 25 में शायद नज़र नहीं आएगा। 60% से 40% कर दिया है प्रोबेबिलिटी जो है यूएस रिसेशन की। तो इसके बारे में आपका क्या क्या कमेंट्स है आपके? बात बिल्कुल सही है कि जॉब मार्केट इस समय वहाँ का स्ट्रेंथ बना हुआ है, लेकिन सिर्फ जॉब मार्केट ही ये मार्केट को नहीं सारी चीजें क्रिएट कर सकता है। जी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है। हम्म। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं अभी क्रिएट करने वाली जो चीजें चल रही थी, जर्मन हो गया, जापान हो गया, आयरलैंड हो गया, काफी रिलायड हैं सेलिंग अब्रॉड करने के लिए। हम्म। लेकिन वहीं पे जो टैरिफ वाली सिचुएशन आई है उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी। महंगाई बढ़ती जा रही है। हम्म। जो 2.2% से नीचे का टारगेट था इन्फ्लेशन का, वो अभी हम्म। तक अचीव नहीं कर पाए हैं। वो वापस से 2.7% के आसपास आ गया है। हम्म। अभी वो किस तरह की चीजें रहती हैं, अभी तक उसका कोई भी फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ है। हम्म। हाई डेट एंड क्रेडिट बैलेंस अगर देखा जाए तो हाई डेट है इस समय। यूएस बहुत ज्यादा डेट से गुजर रहा है। हम्म। ट्रेजरीज जो है उसके अंदर उनको इंटरेस्ट रेट 20% तक देना पड़ रहा है। हम्म। जितना भी टैक्स कलेक्शन है उसका 20% वो अपना केवल और केवल इंटरेस्ट को चुकाने में लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट बबल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जो उधार है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट का, स्पेशली जापान एंड यूएस। हम्म। इसके बाद देखा जाए तो कमोडिटीज जिस तरह से इंक्रीज हो रही हैं, कमोडिटी के प्राइसेस जितने भी हैं वो ग्लोबल प्राइसेस कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया हम्म। की महंगाई थोड़ी कम हुई है, हम्म। काफी अच्छी खासी कम है। लेकिन फूड प्राइसेस की बात करें तो ये अगर ये डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है, इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की तरफ जाता है, तो एक ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम्म। परचेसिंग पावर कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। एक चीज अभी न्यूज और आई थी मार्केट में कि लोग अपना गोल्ड सेल कर रहे हैं ताकि अपने वो डेट्स क्लियर कर सकें हम्म। यूएस मार्केट के अंदर।
तो इस तरह की चीजें जो निकल के आ रही हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो मार्केट प्लेस में नहीं दिख रही है। हम्म। पॉलिसी का जो है मिसस्टेप्स है, कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट जो जिस तरह से घटाया गया है हम्म। वो तो ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर अभी तक इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं करी गई है। 4.5% चल रहा है, उसी के आसपास अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो वहां पे कितना राइज होता है या फिर आगे आने वाले टाइम में उसको घटाते हैं नहीं घटाते हैं, मिस्टर हम्म। पॉवेल के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हमने लगातार तनातनी देखी है। तो हम्म। इस तरह की जो सिचुएशंस हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं मार्केट के अंदर वो बने हुए हैं, हम्म। वॉर वगैरह को लेके। अभी एक वॉर है जिसको अभी आज कंबोडिया की तरफ से जो वॉर था उसको आज शांत करा गया है। तो जी। इस तरह की सिचुएशन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो कंटिन्यूसली बनी हुई हैं। हम्म। स्ट्रक्चरल कहीं ना कहीं हमको वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी डेटा फ्रंट पे वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं ग्लोबली तो मुझे कहीं ना कहीं आउटडेटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर मुझे लग रहा है कि, और लैक ऑफ इनोवेशंस जो हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे दिक्कतें दिख रही हैं। हम्म। एआई का जमाना आ रहा है, हर आदमी एआई के पीछे भाग रहा है। आज ही मैं बात कर रहा था टाटा की तरफ से, तो ह्यूमनॉइड करके जो है पूरा टेलीकॉलिंग प्रोसेस वो डेवलप कर रहे हैं। तो हम्म। इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिसेशन जो जॉब जो अपन देख रहे हैं हम इस समय की जॉब्स की जो अभी डिमांड है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। आने हम्म। वाले में टाइम में हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ जाएं। आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं पे कि शायद 12,000 लोगों को टीसीएस से निकाला जाएगा। जी। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर। केवल इंडिया, पहले तो मैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम्म। उसके अंदर इम्पैक्ट आता है, उसके बाद में यूएस मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा। तो हम्म। ये सारी चीज देखनी होंगी किस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स अभी हैं वो इंटरनली बनी हुई हैं। मैं आपको बात करूं जीडीपी की, हम्म। हमारे का जीडीपी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा हो रहा हम्म। है, स्पेशली अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या ये जीएसटी कलेक्शन सच में एक्चुअल कंडीशंस पे है, और या फिर ये सारे के सारा मैनिपुलेटेड है? मैनिपुलेटेड मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो पहले किराना दुकान पे 4 रुपए का 5 रुपए का बिस्किट मिलता था हम्म। वो ऑर्गेनाइज हो गया है, इसलिए आपका टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया है। हम्म। आपकी तरफ से ग्रोथ रेट में कोई अदर चीजें नहीं आई हैं। अगर हम्म। देखा जाए तो 20,000 स्टार्टअप्स पिछले 2 साल में बंद हुए हैं, वो चाहे फूड इंडस्ट्री से हो, फाइनेंस इंडस्ट्री से हो। तो ये सारी चीजें अभी दिखा रहा है कि आपके यहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज हुई हैं। हम्म। टैक्स कलेक्शन, टैक्स लोगों ने ज्यादा भरना चालू कर दिया है, या फियर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उसके कारण तो वो कलेक्शंस बढ़ा है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट मुझे कहीं भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। ये हम्म। सारी चीजें आज की तारीख में ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, आजकल हर इंसान जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद रहा है। ऑनलाइन खरीदने में सारा पैसा वहीं पे जा रहा है। अभी न्यूज आ रही थी कि कुछ बैंगलोर की लोग हैं जो रिटेलर्स हैं, जो सड़क पे जो दुकानें लगाते हैं, उनकी तरफ से ये है कि उन्होंने यूपीआई लेना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास नोटिस आने लग गया टैक्स का। तो 40 लाख के ऊपर अगर नोटिस आने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएंगी उनको, और वो बंद करेंगे इस चीजों को। बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसको फेस कर रहे हैं अभी कॉमन मैन, और कॉमन मैन को अभी लग रहा है कि आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज होने के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लोअर लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वहां पे उस तरह का चाम निकल के नहीं आ रहा है जहां पे बिजनेस को ग्रोथ मिल सके। जी। मेरे पास एक डेटा है जिसके मुताबिक जो कंट्रीज हैं जिन पे रिसेशन का रिस्क है, या कंट्रीज दैट आर फेसिंग जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, मोस्टली यूरोप में है। जर्मनी, मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, कोलंबिया, डेनमार्क, लक्समबर्ग, एस्टोनिया, इक्वेडोर, बहरीन, आइसलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इनको शायद रिस्क है कि वो रिसेशन में जा सकते हैं, या उनका जीडीपी जो है वो श्रिंक हो रहा है एंड इट इज गेटिंग वर्स देन द प्रीवियस क्वार्टर। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि ये कंट्रीज अभी सबसे पहले साउथ के, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ निकला है, लेकिन ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब जगह फैलेगा। हम्म। ये रीजन यही है कि आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। हम्म। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यूज नहीं बढ़ रही हैं, उस तरह से लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ रही है। हम्म। डॉलर वीकनेस अभी थोड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है आज की तारीख में, जितनी भी कंपनीज है वो डिलेमा में है। सबसे बड़ा डिलेमा उनको क्या है कि हम एआई में कन्वर्ट हों, कि हम जो ट्रेडिशनल चल रहा है वही उसके ऊपर रहेगा। तो एआई में अभी वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल है उसको अभी वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे अभी सिटिंग जो है वो काफी 35 से 40 डेज की है, जहां पे लोग खाली बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास में अभी वर्क्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है। हम्म। एक दिन प्रोजेक्ट आएगा और हम इसको करेंगे, उसके बेस पे कंपनीज अब रखना बंद कर रही हैं। हम्म। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे डेफिनेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है अभी हमारे यहाँ पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत टाइम लगेगा।
तब तक कंट्रीज के अंदर रिसेशन आ चुके हैं। हम्म। ये दिख रहे हैं कि रिसेशन इसके अंदर है। केवल हम यूएस के जॉब का डेटा ले तो केवल वो नहीं है। अगर बात करें यूएस के अंदर तो चाइना के अंदर तो काफी टाइम से आप देख रहे हैं जो उनकी इकोनॉमी है डे बाय डे स्लगिश होती जा रही है। हम्म। और हो सकता है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन की तरफ भी हम लोग बढ़ें। हम्म। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो रहेगी। हम्म। स्टैगफ्लेशन नहीं आना चाहिए, तब तक ठीक है। अगर स्टैगफ्लेशन आता है तो स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। हम्म। अंकित जी, ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स रिसेशन? सॉरी। अब ऐसे क्या रीजंस है कि कुछ कंट्रीज जो है दे आर मोर प्रोन टू रिसेशन? हाँ देखिए, रीजंस उनके सबसे पहले यही है कि उनका पास में अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं है। अगर जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, चाइना जैसी कंट्री है जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड है, हम्म। तो फिर भी आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड आपके पास पॉपुलेशन नहीं है जहाँ पे वो आप सर्वाइवल कर सकें, तभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। एक स्टेटमेंट था किसी लीडर का बहुत टाइम पहले, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम्म। उन्होंने बोला था कि जो ब्लैक मनी है वो रिसेशन से उभारने के लिए काफी मदद करती है। और हम्म। ऑर्गेनाइज जितना सेक्टर होगा उतना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर अगर सारी चीजें बुक्स में हैं और सारी चीजें हैं, तो रिसेशन आपको बहुत जल्दी क्लियरली विजिबल होंगे एज कंपेयर हम्म। टू नेशंस जहां पे डेवलपिंग है। ब्लैक मनी है, लेकिन मैं उसको अच्छा तो नहीं बोलूंगा कि ब्लैक मनी अच्छी चीज है। लेकिन अगर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है और सर्वाइवल की स्थिति नहीं है, हम्म। इंडिया की बात करूं वहां पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम्म। सर्वाइवल की अगर उम्मीद नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। ठीक। अब सेठी सर, योर क्वेश्चंस? मेरे सवालों का तो आंसर हो गया है। जी। आपने बताया था कौन कौन से कंट्रीज में है और कैसे ये चल रही है। हम्म। जी। अभी उनकी फेड की मीटिंग जो होती है उसमें उनका झगड़ा बंद हो जाए तो रिसेशन नहीं आएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। सर, फेड की मीटिंग बंद होने, लड़ाई बंद होने से रिसेशन नहीं आएगा, ये तो कोई है ही नहीं। हम्म। इनकी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय डेटा है, केवल इकोनॉमी अगर बात करें तो केवल डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयरमैन जो मिस्टर पॉवेल नहीं चला रहे हैं। वहां की जो कॉमन मैन है उस वो भी कहीं ना कहीं इसके पार्ट है, और उसको उनको समझना होगा। बहुत सारी जो टैरिफ से लेके फायदे की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलने को मिलेंगी। अभी तो 2.7% इन्फ्लेशन है। क्रूडल के प्राइसेस स्टेबल हैं। वो चाहते हैं कि और गिरे क्रूडल के प्राइसेस ताकि इन्फ्लेशन खत्म हो सके। हम्म। लेकिन वो तो वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन इस समय प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। डेट लगातार बढ़ रहा है, हम्म। जिसका सॉल्यूशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जी। पर अंकित जी, आपको क्या लगता है वार कोई होगी तो उससे रिसेशन बढ़ता है उससे? सर देखिए, वॉर वाली तो चीज है आजकल। तो अगर डुअल वॉर वॉर है, अगर दो पक्षों के बीच में अगर वॉर है, तो उससे कोई फर्क कि ग्लोबल कंट्रीज को नहीं पड़ रहा है, जब तक इसके अंदर ये नई टेंशन वाली क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वॉर है तो देखिए नुकसान तो है। जीडीपी का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे ग्लोबली मार्केट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। ये बहुत टाइम से हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे आ रहे हैं। जब से कोरोना खत्म हुआ इसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वॉर चल रहा है। यूक्रेन का हो गया मैटर, हमास इसराइल का हो गया मैटर, उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान का मैटर हुआ, अभी रिसेंटली कंबोडिया का मैटर हुआ। तो ये मैटर्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। लेकिन मंदी कभी बता के नहीं आती। ये एक जो बहुत बड़ी चीज है, मंदी कभी बता के नहीं आती। अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है, अब इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए तो गिरावट स्टार्ट हुई है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी है बनाते हुए नीचे गिरा हुआ है। तो ये मार्केट में जब गिरावट आएगी उसके बाद में, अभी तो बाय ऑन डिप्स का चल रहा है, किसी से पूछो मार्केट गिरेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। मार्केट तो बहुत स्ट्रांग है। इंडियन जो टैक्स कलेक्शन देखा जा रहा है वो केवल टैक्स कलेक्शन को देख के। लेकिन मैं अगर सही बात बताऊं, मैं काफी टाइम से मैं वॉच कर रहा हूं, एफआईआईज नहीं है इंडिया में। इंडिया में एफआईआईज नहीं है तो खतरे की घंटी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। कब तक आप रुपए के अंदर खेलते रहेंगे? आपको चाहिए डॉलर्स, डॉलर्स खत्म हो जाएगा, ये चीजें बहुत गलत बात है। डॉलर कमजोर हो सकता है, 70 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर का यूजेज खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से बाकी कंट्रीज हैं गोल्ड के ऊपर फोकस कर रही हैं, सिल्वर के ऊपर फोकस कर रही हैं, कॉपर के ऊपर फोकस कर रही हैं, लेकिन किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस नहीं कर रही हैं। पीईज अगर देखा जाए तो कंपनीज का काफी हाई उस जगह है, स्टॉक्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। बिजनेस की अगर बात करूं तो कौन सा आप पेटीएम का बिजनेस लेंगे तो वो कौन सा अच्छा चल रहा है, कि आइडिया लेंगे कि यस बैंक लेंगे? तो बहुत सारी चीजें, कुछ बैंक्स को छोड़ दिया जाए, कुछ कंपनीज को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी कंपनीज कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टैक्स एंड इन्फ्लेशन। जो वेज कॉस्ट है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर टैरिफ का कितना योगदान रहा है इसमें सब स्थिति खराब करने में?
देखिए टैरिफ का योगदान तो है बिल्कुल, अभी कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ा हुआ ही है पैसे जो इसमें है, तो डिमांड में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि अभी नहीं है, तो देखिए क्या है कि पैसा आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है, आप अगर मार्केट में जाएंगे तो 1 लाख रुपए का गोल्ड से आप खरीदारी तो कर लेंगे, ठीक है ना। आपको वैल्यू वाइज तो आपको लगेगा कि हमने खरीदारी करी है, लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज देखें, उसकी कॉस्ट वाइज देखें, उसकी ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतनी उनको तेजी, अगर मान के चलिए जो 50,000 में 20 ग्राम, एक सॉरी 10 ग्राम आता था, आज 1 लाख रुपए में 10 ग्राम आ रहा है, पहले 1 लाख रुपए में 20 ग्राम आता था। तो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट नजर आ रहा है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर प्राइजेस तो उनको मिल रहे हैं, हाई प्राइजेस जो पुराने हैं। अभी बीच में पढ़ रहा था कि कॉपर की जो डिमांड है वो यूएस के अंदर टैरिफ बढ़ने के चक्कर में उन्होंने पहले ही कॉपर का स्टोरेज कर रखा है। अब उन्होंने पहले ही अगर स्टोरेज कर रखा है, और अगर वो 50% हाइक करते भी हैं, तो शॉर्ट टर्म 3 महीने 4 महीने उस चीज को बचाया जा सकता है। लेकिन आगे के आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली इस चीज में प्रेशर आएगा। जिसको आज जरूरत है कॉपर की, वो कॉपर खरीदेगा, लेकिन एक्सटेंसिव में या फिर अग्रेसिवली आगे 6 महीने का 8 महीने का कॉपर हर कोई मिडिल मैन तो कहीं से हम नहीं खरीद सकता है। तो टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगा। और इतना आसान नहीं है कि ये टैरिफ वाला जो वॉर है ये खत्म हो जाए। अभी चल रहा है कि शायद चाइना और यूएस का जो डील है अभी इस वीक में होने वाला था, लेकिन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। क्यों, हम्म। कैसे, क्या रीजन रहे हैं, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, जो काफी मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। जी। क्योंकि जी बात ये शुरू हुई थी चाइना के रिसेशन से। जी। शुरू में कुछ महीने पहले जब ये टैरिफ चालू हुआ उससे पहले ये था कि चाइना की डिमांड कम हो रही है, उसको बूस्ट करेगा तो तेजी आ जाएगी। ठीक है, अभी चाइना ने तो काफी संभाल लिया है, तो फिर भी ऐसा हो रहा है। देखिए स्टिमुलस पैकेज की बात है कि पैकेज अगर आ जाता है तो चाइना में एक वापस रिलीफ रैली मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई टेंशन चीजें खत्म होने वाली हैं। और इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होने वाली हैं। टेंशन ये बनी रहेंगी अगर जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। हो सकता है अगर ये 4 साल पूरे अगर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो 4 साल लगातार यही चीजें हरकतें चलती रहेंगी। और कभी टैरिफ की बात होगी, कभी नहीं होगी। घर के झगड़े जब 2 दिन में खत्म नहीं होते तो ये तो दुनिया के झगड़े हैं, कहाँ से इतनी जल्दी आसानी से खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजों के कारण ही एक जो आज का टॉपिक रहा है कि क्या रिसेशन आ सकता है, मुझे लगता है कि रिसेशन आना में दूर नहीं है। बहुत जल्दी हमें रिसेशन के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। जी। तो अभी अगले लेक्चर में अगले आपके डिस्कशन में हमें बताइएगा कि इससे बचने के क्या उपाय हैं और इसके सोल्यूशन क्या है। देखिए उसमें बचने हम के चर्चा उपाय, करेंगे हाँ इसमें। बिल्कुल सही बोला आपने डिस्कशन में। तो डिस्कशन में देखिए बचने के उपाय वाली चीज जो है वो आप और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, सबसे पहले तो चीज है। क्योंकि कोरोना के बाद में जिस तरह से चीज डिमांड बढ़ी थी मार्केट के अंदर, उस हम्म। तरह से सैलरीज बहुत ज्यादा हाइक हो गई हैं। सैलरीज अगर हाइक हुई हैं तो लोगों की जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 60% जो हाउसेज हैं वो होम लोन पे हैं। 80% जो वो हैं, क्या नाम है, एसेसरीज मार्केट के अंदर है। 80% पॉपुलेशन इस समय कहीं ना कहीं कर्ज में है। अगर 80% पॉपुलेशन कर्जे में चल रही है तो इतना आसान नहीं है कि उस चीज को कवर अप करा जा सके। एक मैं डेट क्लॉक करके है, डेट क्लॉक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा जा रहा है। जितनी जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा इस समय इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं। तो ये चीजें के लिए कहीं ना कहीं रिसेशन एक पार्ट है जहां पे आएगा। इसको रोका नहीं जा सकता है, संभाला जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। जी जी। जी। तो अंकित जी, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू इन्वेस्टर्स? प्लीज सेफ होके चलें, सिल्वर और गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बना के चलिए। बहुत टाइम हम्म। से लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके नहीं चल रहे हैं, अभी भी टाइम है, इन्वेस्ट करके चलिए। हम्म। सिल्वर अभी भी $38 की है, बहुत सस्ती है। इसको मैं महंगी नहीं बोलूंगा, हम्म। जीरो नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में $100 को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलिए। अगर डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। हम्म। प्योरली इक्विटी में नहीं बैठना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो में 40% कमोडिटीज को भी जगह दें। थैंक यू सो मच। और अगर हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सेविंग्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइए। हम्म। और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो कमोडिटीज में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर ध्यान ज्यादा जरूरी है। अगर रिसेशन आता है तो इक्विटीज में साइड में आएगा, और कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो हम्म। मेरा फोकस यही रहेगा कि इस समय डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना बहुत जरूरी है, अग्रेसिवली ना रहें, और अपने पोर्टफोलियो को हेज करना जरूर सीखें। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद, थैंक नमस्ते। यू सो जी मच। जी, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।